प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। अगर हम बात करते हैं इंजीनियरिंग साइंस की, तो सबसे पहले इसमें आता है सॉलिड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, प्रॉपर्टीज़ और मटेरियल। ये सब हम इसमें बेसिक पढ़ाई करते हैं। सॉलिड मैकेनिक्स में क्या होता है कि सबसे पहले अगर हम देखें तो अगर कोई भी एक बॉडी है, उसमें अगर हम 10 किलो न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, तो अगर 1 डिग्री का मूवमेंट उसमें हुआ तो 1 सेकेंड पे भी 1 डिग्री रहेगा डिफॉर्मेशन, 10 सेकेंड पे भी वही सेम डिफॉर्मेशन और 20 सेकेंड में भी 1 डिग्री डिफॉर्मेशन। सो अंडर अ कांस्टेंट अप्लाइड लोड इट शोज इक्वल डिफॉर्मेशन। सो टाइम के साथ नो चेंज हो रहा है डिफॉर्मेशन में, तो ये सॉलिड मैकेनिक्स की प्रॉपर्टी होती है। अब अगर हम बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की, तो अगर हम उसमें एक बॉडी है, उसमें 10 किलो न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, तो पहले सेकंड में 1 डिग्री का डिफॉर्मेशन दिखाता है, 10वें सेकंड पे 2 डिग्री का और 20वें सेकंड में 3 डिग्री का। तो विद टाइम डिफॉर्मेशन इज़ नॉट कांस्टेंट, इट्स चेंजिंग विद टाइम। तो डिफॉर्मेशन से स्ट्रेन आता है, स्ट्रेन से स्ट्रेस आता है। सो अगर हम बात करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की, तो स्टडी ऑफ रिजिड बॉडी होता है बेसिकली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इसमें क्या होता है कि अगर हम दो बॉडी कंसिडर करते हैं, ए बी और ए बी, जो एल एल लेंथ के होते हैं, और सबसे हम बात करते हैं टी इज इक्वल्स टू टाइम T1 पे, अगर हम फोर्स लगाते हैं तो टाइम इक्वल टू T2 पे भी जो उनका डिस्टेंस है L इज इक्वल्स 12, तो एक रिजिड बॉडी हो जाता है ये, जिसमें हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ाई करते हैं। और फिर अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड या मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी या फिर स्टडी ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी की बात करते हैं, तो अगर एक एल लेंथ का ऑब्जेक्ट है, फोर्स लगाया तो उसका लेंथ टाइम T1 पे ये था L, और फिर टाइम T2 पे L1 लेंथ हो गया, और L1 इज़ नॉट इक्वल टू L। सो डिफॉर्मेशन होता है बेसिकली दो टाइप में डिवाइडेड रहता है, इलास्टिक स्टडी और प्लास्टिक स्टडी। इलास्टिक स्टडी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर आता है, और स्टील के अंदर हम लोग प्लास्टिक स्टडी करते हैं। अगर हम फुल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और स्ट्रक्चर्स की बात करें, तो यहाँ पर हम स्मॉल डिफॉर्मेशन का स्टडी करते हैं, स्मॉल का स्टडी करते हैं, जिसमें हुक्स लॉ वैलिड हो जाता है। अब जैसे अगर हम बात करते हैं एग्जांपल की, तो एक ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर गाड़ जा रही है, तो उस पर एक स्मॉल डिफॉर्मेशन आएगा, स्ट्रेन गॉज लगाएंगे और फिर हम उसको तुरंत मेजर कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे स्मॉल डिफॉर्मेशन का स्टडी करने वाले हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया रहता है इसमें। अगर हम बात करते हैं हुक्स लॉ वगैरह की, तो हुक्स लॉ जो रहता है, अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते हैं फॉर माइल्ड स्टील के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते हैं, तो सबसे पहले ये 0 पॉइंट होता है, फिर बढ़ते 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 ए जाता है प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, फिर बी जाता है इलास्टिक लिमिट, फिर सी अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, फिर ई जाता है, डी से ई होता है यील्डिंग का रीजन, जिसमें स्ट्रेस तो सेम एक कांस्टेंट स्ट्रेस पे स्ट्रेन वेरी करता रहता है। फिर आता है स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, फिर अल्टीमेट पॉइंट, फिर आता है नेकिंग स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन, फिर फ्रैक्चर। तो 0 से लेके इलास्टिक लिमिट तक होता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन, और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बी से लेके जी तक रहता है। लगभग 25 से 40% तक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रहता है, और उससे पहले इलास्टिक डिफॉर्मेशन 0.12% तक। ए तक जो होता है हुक्स लॉ वैलिड रहता है, बट बी तक हम अज्यूम कर लेते हैं कि बी तक वैलिड है, बिकॉज स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए निकालना है। अगर हम बात करें एफ पॉइंट की, तो एफ पे वैसे तो अगर हम डिफ्लेक्शन पे तो PL/A होता है, लेकिन हम हॉफमैन इक्वेशन से स्ट्रेस एट फेलियर निकालते हैं, K इज इक्वल्स टू EM/EN। अगर हम स्टील की बात करते हैं और एक हार्ड रबर, अगर हम इन दोनों में डिफॉर्मेशन का देखेंगे, अगर हम कंसिडरेशन करेंगे, तो एक स्टील रॉड है जो कि बेसिकली L/2, टोटल लेंथ L था, तो L/2 उस पर एक P लोड लगा। तो अगर हम P लोड लगाएंगे तो एक डिफॉर्मेशन होगा बेसिक उसमें, तो थीटा एंगल पे एक डिफॉर्मेशन होगा, थीटा पे डिफॉर्मेशन जो कि एक वेरी स्मॉल डिफॉर्मेशन होगा, थीटा dy/dx। सो 1/r इज इक्वल्स टू dy/d²y/dx² अपॉन 1 + dy/dx का होल स्क्वायर 3/2। सो 1/r क्या आ गया, d²y/dx²। सो m/ri क्या हो गया, d² y/dx²।
सो एम इज इक्वल्स टू आर आई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. सो डिफ्लेक्शन कितना हो गया, पी एल क्यूब बाई 48 ई आई. सो वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ डिफॉर्मेशन के लिए आई से जो नहीं दिख रहा, तो आँख से ना दिखने वाले स्मॉल वैल्यू ऑफ डिफॉर्मेशन के लिए हुक्स लॉ वैलिड होता है ए तक, बट फॉर डिज़ाइनिंग पर्पस हम उसको डी तक वैलिड कर लेते हैं. अगर हम हार्ड रबर की बात करते हैं तो हार्ड रबर में टोटल लेंथ हार्ड रबर का होता है बेसिक एल और L/2 बीच में उसमें पी लोड रखता है. डिफ्लेक्शन इज़ नॉट इक्वल टू पी एल क्यूब बाई 48 ई आई. अगर हम बात करते हैं थीटा एंगल की जो कि एक लार्ज वैल्यू शो करता है, तो 1/r इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. लार्ज वैल्यू ऑफ डिफॉर्मेशन ये आई से दिख रहा है तो इसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन स्मॉल डिफॉर्मेशन में आई से दिख नहीं रहा तो वी कैन वो हो जाता है. सो एम बाई आई इज स्ट्रेस अपॉन वाई इज इक्वल्स टू स्ट्रेन अपॉन आर. अगर हम डक्टाइल मटेरियल की बात करें तो डक्टाइल मटेरियल क्या होता है, बेसिकली डक्टाइल मटेरियल में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के लिए होता है, ब्रिटल में फ्रैक्चर. डक्टाइल मटेरियल होता है माइल्ड स्टील, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शो करता है. इलास्टिक लिमिट से लेके एंड पॉइंट तक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है माइल्ड स्टील में. स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की अगर आप बात करें, ठीक है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ज़्यादा रहेगा तो डक्टाइल मटेरियल ज़्यादा होगा. एक्स एक्सेस ज़्यादा रहेगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ज़्यादा रहेगा, डक्टाइल मटेरियल ज़्यादा रहेगा. और डिज़ाइनर हमेशा प्रेफर करता है इन ओवरलोडिंग डक्टिलिटी. हुक्स लॉ 250 मेगा पास्कल तक वैलिड रहता है. अगर हम ब्रिटल मटेरियल की बात करते हैं तो ये एक कास्ट आयरन होता है. कास्ट आयरन में भी इसको हम फ्रैक्चर के लिए डिज़ाइन करते हैं. और बेसिकली कास्ट आयरन जो रहता है उसका अगर हम या फिर ब्रिटल मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन का अगर हम बात करते हैं तो ये कुछ इस तरह से बनता है. तो इसमें जो इलास्टिक पॉइंट है और जो फ्रैक्चर पॉइंट है इसके बीच में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रहता है. और कास्ट आयरन के लिए हम लोग फ्रैक्चर का डिज़ाइन करते हैं और माइल्ड स्टील वगैरह के लिए प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का डिज़ाइनिंग. अगर हम स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो लोडिंग से स्ट्रेस डेवलप होता है जो कि लेस देन होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से. अगर हम बात करते हैं जो लोडिंग से स्ट्रेस डेवलप हुआ वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से कम होता है, तो इलास्टिक रेंज के लिए हम लोग उसकी डिज़ाइन करते हैं और ये एक सेफ डिज़ाइनिंग माना जाता है. जिस स्ट्रेस पे बॉडी पे परमानेंट डिफॉर्मेशन डेवलप होता है उसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोलते हैं. जिस भी स्ट्रेस पे बॉडी पे परमानेंट डिफॉर्मेशन डेवलप होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. अब अगर हम बात करते हैं एक बॉडी जिस पे स्ट्रेस कांट अप्लाई ऑन बॉडी जो होता है उस पर स्ट्रेस अप्लाई नहीं हो पाता, तो स्ट्रेस जो होता है ये 3 प्रकार के हो सकते हैं. ये इंटरनल भी हो सकता है, टेंसाइल भी हो सकता है, कंप्रेसिव भी होता है. और जो प्रेशर होता है वो ओनली कंप्रेसिव होता है एंड फोर्स अप्लाई. सो प्रेशर जो होता है कंप्रेसिव होता है. अगर हम एक बात करते हैं एक बॉडी की जिस पे पी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और एक एल लेंथ है, तो जब पी फोर्स लगेगा तो एल प्लस डेल्टा एल का खिंचाव होगा, तो पी इंटरनल फोर्स भी इसमें अंदर की तरफ आएगा. तो स्ट्रेस पी इंटरनल अपॉन एरिया क्रॉस सेक्शन होता है जिसके परपेंडिकुलर होता है. अगर हम बात करते हैं कि बेसिकली इसमें यही कहना है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेस एट विच मटेरियल स्टार्ट्स प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. Stress is internal stress developed due to resistance applied by external force. अब इसी चीज़ को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन हमने किया है बहुत तरीके से, जिसमें जो मेन कंसेप्ट है कि टेंसाइल फोर्स टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट करेगा और उससे टेंसाइल स्ट्रेन आएगा, और कंप्रेसिव फोर्स है कंप्रेसिव स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेन. Stress is internal resisting force offered by material against deformation और strain is the cause of stress. अगर हम बात करते हैं एक बॉडी में अगर हमने 2 टेंसाइल फोर्स लगाए तो टेंसाइल वो इंटरनल में डेवलप होते हैं. उस इंटरनल के कारण जो स्ट्रेन आएगा वो चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ आएगा. स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, सो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन. सो स्ट्रेस क्या होता है लोड अपॉन एरिया और स्ट्रेन क्या होता है डेल एल अपॉन एल. सो चेंज इन लेंथ पी एल अपॉन ए ई हो जाता है. लोड लेंथ अपॉन एरिया into E Young's modulus. A steel block having different cross section along length as shown in the figure determine the total elongation. अगर हम बात करते हैं 3 बार हमारे पास है जिसका एरिया दिया गया है
और इसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट लोड्स लगेगा और ये एक स्टैटिकली डिटरमिनेट प्रॉब्लम है। मेगा पास्कल न्यूटन पर mm² होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब अगर हम इसी बार को रिप्रेजेंटेशन पे ले आए नीचे, ठीक है, इसी बार को नीचे ले आए, फिर हम इस बार को टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड किया, तो अगर 50 उधर लग रहा है तो 50 फर्स्ट वाले के राइट में भी लगेगा, फिर सेकंड वाले पे 50 लेफ़्ट पे लगेगा, 50 लेफ़्ट पे लगेगा और 40 राइट पे लगेगा, तो 10 टोटल 50 की तरफ लगेगा, तो 10 इस तरह भी लगेगा। अब अगर डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 PL/AE PL/AE PL/AE, ठीक है, तो ए ई जो हो गया हमारा, बेसिकली एरिया हमें पता ही है ए, तो और ई हमने सबसे सेम होगा तो ई हमने बाहर कर दिया। ई की वैल्यू 2.1 इंटू पावर 5 ऐसा कुछ दे रखी थी। एरिया हमें दे रखा था में, और लोड हमें दे रखा था किलो न्यूटन में, तो हमने उससे न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया। लेंथ हमें दे रखी थी 3 मीटर, तो 3 मीटर को में कन्वर्ट कर दिया। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें हमने कर दी। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि एक एल्यूमिनियम बार है एज शोन इन द फिगर, डिटरमाइन द सपोर्ट रिएक्शन, एंड हमें उसका एक्सियल फोर्स डायग्राम बनाना है। एक्सियल फोर्स डायग्राम कुछ नहीं होता है, अब इसमें देखिए स्टैटिकली इनडिटरमिनेट प्रॉब्लम आ गया, दोनों के बीच में दोनों बार दोनों फिक्स्ड एंड पे हिंज किया गया है, ठीक है। तो अगर हम एक आर ए और आर डी दो अजम्पशंस लेंगे, आर ए हम लोग मान लेते हैं कंप्रेसिव और आर डी ले लेते, कंप्रेसिव ले ले, टेंशन ले, आपका मन जो लेना है ले लो। फिर उनको टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, आर ए लगा तो उसको काट दिया तो आर ए इधर भी लगेगा। अब 2 में आर ए लेफ़्ट लग रहा है तो आर ए राइट भी लगेगा 2 पे, फिर 5 भी लेफ़्ट लगेगा, तो टोटल ऐसा हो गया। तो ये बेसिक बेसिक असम्पशंस हो गया, ठीक है। तो इससे फिर हम लोग जो टोटल इलोंगेशन होगा वो 0 होगा, बिकॉज बोथ एंड फिक्स है। तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 PL/AE लगेगा। बस इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा क्योंकि ये कन्वेंशनल क्वेश्चन है, और फिर एक्सियल फोर्स डायग्राम आ जाएगा। और कंपैटिबिलिटी कोएफिशिएंट द रिलेशनशिप बिटवीन अननोन फोर्सेस एंड अननोन डिफॉर्मेशन, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। धन्यवाद।